कहानी शुरू होती है एक कैरिन नाम की पुलिस ऑफिसर से, जो कोर्ट रूम के बाहर डरी सहमी और गिल्ट के साथ बैठी थी क्योंकि वो एक बहुत बड़ी तबाही को रोकने में नाकामयाब हुई। हालांकि उसने पूरी कोशिश की थी। उसी तबाही के सिलसिले में कोर्ट रूम में सुनवाई चल रही थी। कैरिन को अंदर बुलाया गया और जज की बेंच ने उससे उस तबाही की पूरी डिटेल्स दोबारा पूछी। कैरिन ने सब कुछ शुरू से बताना शुरू किया। दरअसल ये सब कुछ एक साल पहले शुरू हुआ। ये एक भविष्य की दुनिया थी। इंसानों की वजह से पृथ्वी के ऊपर जानवरों की बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो गई। उनमें साइबेरियन सारस और मधुमक्खियां भी शामिल थी। पृथ्वी का इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए वैज्ञानिकों ने एक रोबोटिक मधुमक्खी का आविष्कार किया, जिसे एडीआई प्रोजेक्ट कहा जाता है। रोबोट मधुमक्खी शहद बनाने के अलावा वो सब काम करती जो एक असली मधुमक्खी कर सकती थी। इसीलिए इकोसिस्टम दोबारा नॉर्मल हो गया था। एक दिन जो को उसके घर पर एक केक डिलीवर हुआ जिस पर गाली लिखी थी। जो को ये देखकर बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि उसे मालूम था इस वक्त लोग उससे नफरत कर रहे हैं। दरअसल जो एक जर्नलिस्ट है। कुछ दिनों पहले उसने एक अपाहिज एक्टिविस्ट के खिलाफ आर्टिकल लिखा था। वो आर्टिकल पब्लिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और लोग इंटरनेट पर उसे ट्रोल करने लगे। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर गालियां और धमकियां उसके लिए नॉर्मल बात हो गई। वो इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं ले रही थी। जिस दिन जो के पास केक आया, उसी दिन रात को कैरिन को खबर मिली कि जो की उसी के घर में हत्या कर दी गई है। ये केस उसे ही मिला है और साथ ही मिली है एक नई असिस्टेंट जिसका नाम ब्लू है। ब्लू पहले टेक से रिलेटेड क्राइम हैंडल करती थी, इस वजह से उसे टेक्नोलॉजी का अच्छा नॉलेज है। कैरिन और ब्लू जब क्राइम लोकेशन पर पहुंची तो उन्हें पता चला कि जो का गला काटकर उसकी हत्या की गई है। लेकिन अजीब बात ये थी कि घर में ना तो किसी के आने का और ना किसी के बाहर जाने का कोई सुराग है। इसीलिए उनका शक जो के पति पर गया। हालांकि उसे भी चाकू लगा था। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। कैरिन को क्राइम लोकेशन पर वो केक मिला। उसने उसे लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिया। अगले दिन कैरिन और उसकी टीम ने जो के घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरास भी चेक किए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उसी वक्त कैरिन को पता चला जो के पति को होश आ गया है। कैरिन और ब्लू उससे पूछताछ करने पहुंच गई। दोनों के पूछने पर उसने बताया कि कल रात को जो अचानक पागलों की तरह चिल्लाने लगी, अपने सर को टेबल पर मारने लगी। जब मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की तो मेरे ऊपर भी चाकू से हमला कर दिया। कुछ देर तक ऐसा ही चला और बाद में उसने अपना गला काट लिया। जो के पति का बयान लेकर दोनों लिजा के पास गई। लिजा वही औरत है जिसने जो को वो गाली वाला केक भेजा था। लिजा के पास पहुंचने के पहले ब्लू ने उसका सोशल मीडिया चेक किया। उसने कल सुबह जो की फोटो के साथ #that's2 पोस्ट किया था। कैरिन ने जब लिजा से पूछा तुमने वो केक क्यों भेजा, तो उसने कहा कि वो एक कम्युनिटी से जुड़ी हुई है। उस केक के पैसे बहुत से लोगों ने मिलकर दिए थे। और बात रही केक की, तो वो सिर्फ एक सिंपल केक था। हमने अपने तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। कैरिन लिजा की बातें सुनी रही थी कि उसके पास फूड लैब से मैसेज आया, केक क्लीन है, उसमें कुछ भी टॉक्सिक नहीं है। ये पता चलते ही कैरिन और ब्लू उसके पास से चले गए। जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसने जो का पोस्टमार्टम किया। उसने कैरिन को बताया कि जो की खोपड़ी के अंदर एक छोटी सी टनल बनी हुई थी और वहीं से मुझे एक रोबोटिक मधुमक्खी मिली है। मतलब मधुमक्खी ने जो की खोपड़ी में छेड़छाड़ की और ऐसा करने से उसे असहनीय दर्द हुआ। दर्द से छुटकारा पाने के लिए उसने अपना गला काट लिया होगा। उस मधुमक्खी को देखकर कैरिन के सामने अब ये सवाल खड़ा हो गया था कि ये रोबोटिक मधुमक्खी जो की खोपड़ी में गलती से पहुंची या जानबूझकर डाली गई है। इस सवाल का जवाब उसे ढूंढना होगा। दूसरी ओर 2 दिन पहले एक टस्क नाम के सिंगर ने नेशनल टीवी पर एक बच्चे का बहुत गंदे तरीके से मजाक उड़ाया था। उसकी इस हरकत के बाद लोग उसे भी इंटरनेट पर गालियां देने लगे। लोग उसकी फोटो के साथ भी #that's2 पोस्ट करने लगे। और अगले ही दिन जब वो अपने कॉन्सर्ट से बाहर आया, वो भी अचानक सरदर्द से झटपटाने लगा। उसके दोस्तों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने जब उसे एमआरआई मशीन के अंदर डाला, एमआरआई मशीन के बहुत तेज मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एक मेटल की चीज जो टस्क की खोपड़ी के अंदर थी, खोपड़ी को चीरते हुए बाहर आ गई। डॉक्टर्स ने जब मेटल को चेक किया तो वो ही रोबोटिक मधुमक्खी थी। इन मधुमक्खियों की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। टस्क का केस इंस्पेक्टर ली को दिया गया। कैरिन और ब्लू वो मधुमक्खी लेकर उस कंपनी के हेडक्वार्टर गई जिसने उन्हें बनाया था। उनकी मुलाकात कंपनी के हेड रेसमस से हुई। उन्होंने रेसमस से इस एडीआई प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी पूछी। रेसमस ने उन्हें बताया कि इस वक्त लाखों रोबोटिक मधुमक्खियां वर्किंग में हैं। हर एक को ट्रैक कर पाना मुश्किल है। इनके अंदर बहुत सारे विजुअल सेंसर लगे हैं जिनकी हेल्प से ये अपना काम अच्छी तरह से करती है और ये सोलर एनर्जी से चलती है, तो इनमें पावर खत्म होने का भी कोई चांस नहीं। कैरिन ने जब रेसमस को बताया कि इनकी वजह से एक इंसान की मौत हुई है, शायद किसी
किसी ने उस मक्खी को हैक कर उससे ये काम करवाया है। कैरीन की इस बात पर रेसमस ने कहा कि ये नामुमकिन है क्योंकि ये एडीआई प्रोजेक्ट आधा सरकारी है, इसीलिए इनका सिक्योरिटी सिस्टम मिलिट्री लेवल का है, तो ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। जिस मक्खी ने जो को मारा था उसकी टेक्निकल डिटेल कैरीन ने रेसमस को दी और कहा कि अगर कुछ भी पता चले तो उन्हें तुरंत खबर करे। इतना बोलकर कैरीन और ब्लू वहां से चली गई। लेकिन दूसरी ओर रेसमस ने जब उस मधुमक्खी की लोकेशन हिस्ट्री चेक की तो उसे पता चला कि वो सिस्टम से 2-3 दिन से गायब है, लेकिन सिस्टम से गायब होने के बाद भी वो काम कर रही थी और इसी दौरान उसने एक इंसान को मार दिया। मतलब वो हैक तो हुई थी, लेकिन ये बात रेसमस ने उन दोनों से छुपाई। कैरीन जब अपने ऑफिस पहुंची वहाँ पहले से ली उसका इंतजार कर रहा था। कैरीन को पता चला मधुमक्खी से दूसरी मौत हो चुकी है। अगले ही पल उसने दोनों मौतों के बीच कनेक्शन ढूंढ लिया। दोनों की मौत एक तरह से हुई और दोनों को ही लोग इंटरनेट पर कोस रहे थे। कैरीन के बताए आधार पर ब्लू ने अपना काम शुरू किया और कुछ ही घंटों में उसने एक इंटरेस्टिंग जानकारी ढूंढ ली। उसने कैरीन को बताया कि लोग बार बार सोशल मीडिया पर जो और टस्क की फोटो के साथ #that2 पोस्ट कर रहे थे और ये हैशटैग इंटरनेट के एक सनक भरे गेम का हिस्सा है और इस गेम का नाम गेम ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस है। यह हैशटैग जहां से शुरू हुआ। ब्लू ने उन अकाउंट्स को ढूंढ लिया जो बोट अकाउंट्स थे। उन अकाउंट्स पर एक वीडियो भी था। वीडियो में बताया हुआ था कि किसी की भी फोटो के साथ #that2 पोस्ट करो, शाम 5 बजे तक जिसके भी आगे ज्यादा हैशटैग होंगे उसे मार दिया जाएगा और ये गेम हर रोज होगा, रोज एक मरेगा। ब्लू ने बताया रोजाना इस हैशटैग के यूजर बढ़ रहे हैं, लोगों को पता नहीं है इस चीज का क्या असर हो रहा है। कैरीन ने पूछा आज किसको ज्यादा हैशटैग मिले हैं। ब्लू ने पता किया तो पता चला कि कोई क्लारा नाम की लड़की है जिसे 800 के लगभग हैशटैग मिले हैं क्योंकि उसने वॉर मेमोरियल के ऊपर सुसु करने की एक्टिंग करने की फोटो पोस्ट की थी और लोग ऑफेंड हो गए। उन्होंने सोचा किसी भी तरह क्लारा को बचाना होगा। उसकी लोकेशन निकाल कैरीन, ब्लू और ली उसके पास पहुंच गए। ब्लू ने अपने इस काम की जानकारी रेसमस को भी दी और कहा कि सिस्टम पर नजर रखना, अगर मक्खियों में कोई संदिग्ध हलचल हो तो उसे तुरंत बताए। रेसमस ने उसकी बात मानी और उसे जल्द ही पता चला कि कोई सिस्टम हैक करने की कोशिश कर रहा है और कर भी लिया। एक मधुमक्खी ऑफलाइन हो गई उसी एरिया में जिस एरिया में इस वक्त कैरीन और उसकी टीम है। उसने ये बात ब्लू को बताई। दूसरी ओर क्लारा को कड़ी सिक्योरिटी में शहर से बहुत दूर एक घर में लाया गया जो पुलिस अक्सर अपने सीक्रेट लोगों को रखने के काम में लेती है। लेकिन कैरीन को ये नहीं पता था जिस गाड़ी में वो क्लारा को लेकर आए हैं उसी गाड़ी पर वो ऑफलाइन हुई मधुमक्खी भी है। मतलब खूनी को उनकी लोकेशन पता है। रेसमस लगातार ब्लू के कांटेक्ट में था। रेसमस ने देखा कि अचानक हजारों मधुमक्खियां ऑफलाइन हो गई। उसका उन पर कोई कंट्रोल नहीं था। रेसमस इस चीज की वार्निंग ब्लू को दे पाता उससे पहले ही ब्लू के एरिया में नेटवर्क चला गया और दोनों का कनेक्शन टूट गया। अचानक एक साथ हजारों मधुमक्खियां उस घर की तरफ आई। कैरीन ने भी जब ये नजारा देखा वो डर गई। उसने और ब्लू ने क्लारा को हर रूम में छुपाने की कोशिश की लेकिन हर बार वो किसी न किसी रास्ते से अंदर आ जाती। आखिर में वो एक बाथरूम में छुप गई। थोड़ी देर तो वहाँ मक्खियां नहीं पहुँच पाई लेकिन कुछ ही देर में उन्हें एयर वेंट से अंदर आने का रास्ता मिल गया। एक मक्खी जैसे तैसे क्लारा के नाक के रास्ते उसकी खोपड़ी में चली गई। क्लारा ने झटपटाते हुए अपना दम तोड़ दिया और उसकी भी मौत जो और टस्क के जैसे हुई। ये पूरी घटना कैरीन और ब्लू के सामने हुई। दोनों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाई। अब तक उन्हें लग रहा था कि इन मौतों के पीछे जो कोई भी है वो एक एक मधुमक्खी हैक करके लोगों को मार रहा है। लेकिन अब पता चला उसने तो पूरा एडीआई सिस्टम हैक कर रखा है। अगर उसे जल्द नहीं रोका गया तो वो एक बड़ी तबाही ला सकता है। अचानक ब्लू के दिमाग में एक सवाल आया कि उस वक्त क्लारा के पास वो और कैरीन दोनों थी लेकिन मधुमक्खियों ने सिर्फ उसे ही निशाना कैसे बनाया। क्या उनके पास कोई टारगेट लॉकिंग सिस्टम है जैसा किसी हथियार में होता है। रेसमस जरूर उनसे कुछ छुपा रहा है। वो उस वक्त वहीं था। ब्लू ने ये सवाल रेसमस से पूछा। रेसमस को कुछ समझ नहीं आया तो उसने सच्चाई बता दी। इस एडीआई प्रोजेक्ट में ज्यादा पैसा सरकार का लगा है और सरकार ऐसे ही किसी सो कॉल्ड एनवायरमेंट प्रोजेक्ट पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करती। एडीआई को जनता के सामने इकोसिस्टम बचाने वाला प्रोजेक्ट बोलकर प्रेजेंट किया गया है लेकिन इसके पीछे का असली मकसद दूसरा है। एडीआई प्रोजेक्ट के डेटाबेस में देश के हर नागरिक की पूरी डिटेल्स मौजूद हैं ताकि वक्त आने पर किसी को भी ट्रैक किया जा सके। दूसरे शब्दों में कहें तो रोबोटिक मधुमक्खियों से नागरिकों की जासूसी भी करवाई जाती है और वक्त आने पर इन्हें वेपन के जैसे भी यूज किया जा सकता है। इसी डेटा के आधार पर मधुमक्खी सटीक टारगेट पूरा करती है। अब किसी ने पूरा सिस्टम हैक कर लिया मतलब पूरी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। हैक करने वाले का क्या मकसद है, वो क्या चाहता है और अब उसका आगे का क्या प्लान है कोई नहीं जानता। अगले दिन तक ये हैशटैग से मरने वाली बात पूरे देश में फैल गई। सभी लोग ये हैशटैग यूज करना चालू कर देते हैं और जिस चीज
चीज का गवर्नमेंट को डर था वही हुआ। लोग अब हैशटैग के साथ सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियन की फोटो पोस्ट करने लगे। अजीब तो ये था कि टॉप हैशटैग में कोई भी क्रिमिनल नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल लीडर्स थे। इस बात से लोगों का नजरिया साफ झलक रहा था। वक्त के साथ हैशटैग के यूजर लाखों में पहुंच गए। कैरिन ने दिमाग लगाया कि हो सकता है कोई कंपनी में काम करने वाला ही इन सब के पीछे हो। उसने एडीआई प्रोजेक्ट से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े लोगों की लिस्ट मंगवाई और उनसे पूछताछ करना शुरू किया। बहुत सारे लोगों से पूछताछ करने पर भी उसके हाथ कुछ खास नहीं लगा। आखिर में कंपनी की एक एक्स एम्प्लॉय का नंबर आया जिसका नाम टेस था। टेस ने कुछ महीनों पहले ही कंपनी छोड़ दी थी। कैरिन ने जब कंपनी छोड़ने का रीजन पूछा तो उसने बताया कि जब वो कंपनी में काम करती थी तो अक्सर एक लड़का उसका पीछा करता। तंग आकर उसने उस लड़के की फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी, लेकिन बाद में पता चला कि वो लड़का मंदबुद्धि है। इस वजह से लोग टेस को ही गालियां देने लगे। रोज लाखों लोग उसके अकाउंट पर भद्दे कमेंट करने आते। इस चीज से तंग आकर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर उसके फ्लैटमेट गैरेट ने आकर उसे बचा लिया। गैरेट उसे पसंद करता था और वो उसी कंपनी में एडीआई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। टेस की बात सुनकर कैरिन को लगा उस गैरेट से भी पूछताछ करनी चाहिए। दूसरी ओर ब्लू उस मधुमक्खी के नेटवर्क की छानबीन कर रही थी जिसने जो को मारा था। तभी उसे नेटवर्क पर गेम ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस नाम की डिजिटल मैगजीन मिली। मैगजीन खोलने पर राइटर डिटेल में गैरेट का ही नाम था, साथ में उसकी एक फोटो भी थी। ये बात उसने कैरिन को बताई। तब उन्हें यकीन हो गया कि इन सब के पीछे वो ही है। फोटो ज्यादा पुरानी नहीं थी और ब्लू ने ये भी पता कर लिया कि वो फोटो कहाँ से खींची गई थी। वो जगह जंगल के बीच में कोई घर था। कैरिन को लगा शायद वो अभी भी वहीं हो सकता है। वो पूरी टीम के साथ उसे गिरफ्तार करने लोकेशन पर पहुंच गई। घर की तलाशी लेने पर उन्हें गैरेट तो नहीं मिला, लेकिन एक जली हुई हार्ड ड्राइव मिली। जैसे उसे पहले से खबर थी उसे पकड़ने पुलिस आ रही है और उसने सबूत मिटाने की कोशिश की। जली हुई हार्ड ड्राइव से ब्लू और रेसमस डेटा निकालने की कोशिश करते हैं। दोनों को उसमें दो चीजें मिली। एक तो वो सोर्स कोड जिससे गैरेट ने एडीआई को हैक किया था। रेसमस को यकीन था कि वो अब इस कोड के आधार पर पूरा कंट्रोल वापस ले सकता है। और दूसरी चीज मिली एक फाइल जिसमें करीब 4 लाख लोगों की पर्सनल डिटेल थी, जैसे उनकी गवर्नमेंट आईडी डिटेल, जिनके आधार पर उन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। थोड़ा दिमाग लगाने पर उन्हें पता चला कि ये उन लोगों की डिटेल्स हैं जिन्होंने हैशटैग यूज किया था। दूसरी ओर रेसमस गैरेट के सोर्स कोड को डीएक्टिवेट करने की तैयारी करता है ताकि एडीआई का कंट्रोल दोबारा उसके हाथ में आ जाए। उसी वक्त कैरिन के दिमाग की घंटी बजी। उसने रेसमस को कुछ भी करने से मना कर दिया और कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। इतने शातिर आदमी की लोकेशन तक हम इतनी आसानी से कैसे पहुंच सकते हैं? सबूत भी वो सामने ही छोड़ गया। गैरेट जिस लड़की से प्यार करता है उसने उन लोगों की वजह से जान देने की कोशिश की जिन्होंने उसे इंटरनेट पर ट्रोल किया, तो वो उन लोगों को क्यों मारेगा जो खुद ट्रोल हुए हैं? तब कैरिन को समझ आया वो 3 लोग तो सिर्फ चारा थे। उसका असली टारगेट तो ये लोग हैं जिन्होंने वो हैशटैग यूज किया। कैरिन की बात पूरी हो पाती उससे पहले ही ली ने सोर्स कोड को डीएक्टिवेट कर दिया, क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है और नहीं चाहता कि गवर्नमेंट की खामियां बाहर आए। लेकिन उसके सोर्स कोड डीएक्टिवेट करने से सब कुछ उल्टा हो गया। सारी की सारी मधुमक्खियां कंपनी के सिस्टम से ऑफलाइन हो गई और उन लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए उड़ गई जिन्होंने सोशल मीडिया पर किसी न किसी के लिए हैशटैग दैट टू पोस्ट किया था। कुछ ही घंटों में मक्खियों ने एक साथ करीब 4 लाख लोगों को बेरहमी से मार दिया। इस घटना ने पूरे देश को अंदर से तोड़कर रख दिया। दूसरी ओर गैरेट किसी एशियन कंट्री में बैठकर ये नजारा देख रहा था। जब सब कुछ शांत हुआ उसने अपना सारा सामान, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कपड़े, सब कुछ एक बैग में डाला। साथ ही बैग में कुछ पत्थर डाले और बैग को गहरी नदी में फेंक दिया। सारे सबूत मिटाकर अपना हुलिया बदलकर दुनिया घूमने निकल गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये जो कुछ भी हुआ ब्लू ने इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया और उस दिन के बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। वो सब कुछ छोड़कर चली गई। कैरिन ने कोर्ट रूम में अपनी तरफ की पूरी कहानी सुनाई और चली गई। लेकिन जब वो कोर्ट रूम के बाहर आई उसके फोन में ब्लू का मैसेज आया। उसने गैरेट को ढूंढ लिया। ये मैसेज देखकर कैरिन को थोड़ा सा सुकून मिला। कैरिन और ब्लू ने गुपचुप में अपना काम जारी रखा। उन्होंने एक एक सुराग का पीछा कर आखिरकार गैरेट को ढूंढ लिया। इस वक्त ब्लू उसी के पीछे है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।